एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? आप पहले तो हम सबको ये बताएं। और आपको कितना टाइम हो गया पूरा एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? देखिए, एस्ट्रोलॉजी है जो हम स्टार्स देखते हैं। अगर आप खुले आसमान में देखेंगे तो आपको स्टार्स दिखते हैं, लेकिन अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर या आपकी जिज्ञासा है तो आप देखेंगे कि जुपिटर भी आसमान में दिखता है और सैटर्न भी, जैसे चंद्रमा दिखता है। चंद्रमा और सूर्य को सभी पहचानते हैं, बाकी स्टार्स को कम लोग पहचानते हैं। तो जब चंद्रमा और सूर्य का हमारे अंदर इफेक्ट पड़ता है ना, अगर आप देखेंगे सूर्यमुखी जैसे फूल होती है और वो सूर्य के साथ साथ अपना चेंज करती है डायरेक्शन, है ना। वैसे ही अगर ज्वार भाटा की बात करें हम, तो ज्वार भाटा कब आता है भाई? जब फुल मून होता है और जो मछलियां पकड़ते हैं उन्हें सावधान किया जाता है। तो ये जब चंद्रमा का इतना बड़ा इफेक्ट हमारे अर्थ पे पड़ रहा होता है ना, जहाँ पर 70% वाटर है और वाटर पे पड़ रहा होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी तो 70% वाटर राइट। है ना। तो हमारे अंदर वाले वाटर पे क्यों नहीं पड़ेगा, ये बताओ? पड़ेगा ना। तो राइट। जैसे चंद्रमा का इफेक्ट हमारे अंदर पड़ता है, हमारे सोच पे पड़ता है, वैसे ही सभी प्लैनेट का इफेक्ट हमारे अलग अलग पार्ट्स पे पड़ता है। जैसे हमारे अंदर पंच तत्व है, हम पंच तत्व से बने हैं, और ये पंच तत्व से ही पूरी यूनिवर्स भी बनी है। और ये जो एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनका ही संबंध होता है कि हमारी हर चीज उनसे जुड़ी होती है। एकदम से मैं आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ, एकदम से बुरा सोचने लगती हूँ, एकदम से मैं मेहनत कर रही हूँ, एकदम से छोड़ देती हूँ, मैं गिर जाती हूँ, है ना। तो ये सारी चीजों का इफेक्ट जो है हमारे अंदर प्लैनेट्स की वजह से पड़ता है। तो एस्ट्रोलॉजी में हम करते क्या है, ये मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी। एस्ट्रोलॉजी में जब आपका बर्थ होता है या किसी का भी बर्थ होता है, तो एक नाटल चार्ट बनाते हैं। वो एक मैप होता है, प्लैनेट्स का मैप होता है कि ये जो प्लैनेट्स थे, 7 प्लैनेट्स, और 2 राहु केतु होते हैं जो छाया ग्रह होते हैं, ठीक है, जिनका छाया पड़ता है अर्थ पे, बस उतना ही होता है, वो कोई पर्टिकुलर ग्रह नहीं होते, ठीक है। तो ये 7 प्लैनेट्स किस किस डायरेक्शन में बैठे हैं, और आपका जब बर्थ हुआ था तो उनकी एनर्जी आप पे कितनी ज्यादा मिली आपको और कितनी कम मिली, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कौन सा प्लैनेट आपका बहुत अच्छा है और कौन सा कम है। जैसे विटामिन की बात कर लें कि विटामिन B12 बहुत ज्यादा है और डी कम है। ओके। तो ऐसे ही अगर कोई प्लैनेट अर्थ से उस समय बहुत दूर था और जब आपका बर्थ हो रहा था, तो उसका एनर्जी आपके अंदर ऑब्वियसली कम होगा। अगर अक्टूबर या सितंबर में किसी का बर्थ होता है तो तुला राशि का सूर्य होता है, तो सूर्य हमेशा अर्थ से तो दूर ही होता है ना। तो वहां पर क्योंकि वो दक्षिणायन हो जाता है और आफ्टर 14 जनवरी ये उत्तरायण होने लगता है ओके। ना। तो ऐसे ही ये अर्थ से दूर था, तो सभी का अक्टूबर के बाद वाले जिनका बर्थ होता है उनका सूर्य विक होता है। तो सूर्य विक होने से हेल्थ में थोड़ी सी इश्यूज रहते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई आप सूर्य को अर्घ डाला करें, क्योंकि जब आप अर्घ डालते हैं तो आप उसका मैक्सिमम एनर्जी ले सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हर एक जो ग्रह होते हैं उनका जो बर्थ के टाइम पे प्लेसमेंट होता है, उस प्लेसमेंट को जो हम बनाते हैं वो होती है कुंडली, है ना। जन्म चक्र जिसे कहते हैं, वो बहुत तरह के बनते हैं। वेस्टर्न जो होते हैं वो पूरा सूर्य कुंडली बनाते हैं, लेकिन जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें हम चंद्र कुंडली बनाते हैं, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन तक एक ही राशि में रहती है, और ये सबसे ज्यादा सूक्ष्म जो प्रिडिक्शन है वो चंद्र कुंडली से किया जाता है। इसके भी आगे जब हम लग्न कुंडली बनाते हैं तो वो 2 घंटे का एक टाइम होता है, जब एक लग्न स्थिर होता है और उस समय आपका बर्थ होता है, उसके हिसाब से इसे बनाया जाता है। तो ये बहुत एक्यूरेट होती हैं। ओके। ओके। जैसे आपने कहा कि जो अक्टूबर के जी बाद जो पैदा होते हैं उनका जो सूर्य होता है वो कमजोर, जी राइट, हाँ, जी कमजोर हाँ, होता है। क्या जी हाँ। मतलब होता है कमजोर होना? मतलब क्या क्या फर्क पड़ते हैं उन बच्चों के ऊपर? अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इस पे ये बताऊंगी कि अप्रैल में क्या होता है कि बहुत गर्मी होती है ना, राइट। गर्मी होती है ना। तो अप्रैल का जो सूर्य होता है, हमारे चैती नवरात्रों से हमारा जो कैलेंडर है वो सूर्य के हिसाब से है। तो जो हमारा चैती नवरात्रा होता है वो अप्रैल में होता है, उस समय सूर्य मेष राशि का होता है जो अर्थ के सबसे नजदीक होता है। ओके। और वहां से हमारा नए साल स्टार्ट होते हैं, है ना, 12 ओके। महीने का। ठीक है। तो जैसे जैसे ये सूर्य दूर जाता है और वो जाता है अक्टूबर के आसपास, दूर चला जाता है अर्थ से, तो उस समय का सूर्य विक हो जाता है और ठंड हो जाती है अर्थ में, है ना। तो जब भी अगर सूर्य कमजोर होता है किसी का, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे जनरली ये करना चाहिए कि भाई सूर्य का तांबा जो होता है उसका मेटल होता है, तांबे के गिलास में पानी पिए,
ठीक है, तांबा को ज्यादा यूज ये करें। स्पेशली उन लोगों के लिए जो अक्टूबर के बाद पैदा हुए हैं। जी हाँ, अक्टूबर के समय पैदा हो, ये जनरल है। अगर किसी का सूर्य खराब है, पीड़ित है, बहुत सारी चीजें और भी योग होते हैं तो उनके साथ भी एप्लीकेबल होता है। बट हाँ, सूर्य के लिए अगर आप कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो एक तांबा आप अपने शरीर में धारण करें और तांबे के ग्लास से पानी पिए। कॉपर। सूर्य को, हाँ जी, कॉपर, हाँ जी, कॉपर जो होता है सूर्य का धातु होता है। और साथ में मॉर्निंग में उठे। अगर आप जल्दी नहीं उठते तो भी आपका सूर्य खराब होता है। तो आप ओके। सूर्य की एनर्जी लेने के लिए जल्दी उठें और साथ में सूर्य को अर्घ 8 बजे के पहले डालें। अर्घ मतलब जो जल डालते हैं जल डालते हम, हैं। जी हाँ, जब जल डालते हैं उसका भी बहुत बड़ा साइंस है उसके पीछे। अगर आप जल डालते रहेंगे, अगर आपका विटामिन डी लो है तो बहुत जल्दी वो आपका ठीक भी होने लगता है। ये बिल्कुल फैक्ट है, आप चाहें तो आजमा के देख सकते हैं। परफेक्ट। क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है उस समय जो सूर्य में एनर्जी होता है, आप कहते भी है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई थोड़ा सनलाइट में बैठिए, यस है ना। यस। तो ये इसीलिए हमारे परंपरा में ही था कि मॉर्निंग में उठना है, नहाना है और सूर्य को अर्घ डालना है। हाँ ओके। जी हाँ, वंडरफुल। तो ये बिल्कुल साइंस है, इसमें कुछ है ही नहीं मिथ्या। एस्ट्रोलॉजी में एग्जैक्टली वर्क किस किस चीज़ों पर करते हैं? लाइक अगर मुझे अपनी मैरिज के बारे में जानना है तो क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह, कितना एक्यूरेट होता है? देखिए, अगर आपका बर्थ टाइम एक्यूरेट है तो जो प्रिडिक्शन होते हैं मैरिज के बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। अगर आपका मैरिज का टाइम आपको जानना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके कुछ दशाएं होती हैं और जुपिटर का ट्रांजिट होता है, उसके हिसाब से हम मैरिज को प्रिडिक्ट करते हैं कि आपकी मैरिज होगी कब। लेकिन मैरिज कितनी सक्सेसफुल रहेगी वो भी आपकी कुंडली से पता चलता है। अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसे दोष होते हैं, जैसे जनरली जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं वो राहु और मंगल के कारण आते हैं। तो अगर मैच मेकिंग के समय लड़के का भी राहु अच्छा नहीं है और सामने वाली का भी, लड़की का भी अच्छा नहीं है, तो जनरली ऐसा होता है कि डिवोर्स होने के चांसेस होते हैं, रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलती, मैरिज बहुत खराब चल रहा होता है और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो मैरिज में तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ही हेल्प करता है। इवन हमारे पास 70% केसेस मैरिज को लेकर ही आजकल आते हैं। मैरिज और रिलेशनशिप ये बहुत बड़ा इशू है। सो मैम, जो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी प्रेडिक्ट किया जाता है, जो बताया जाता है कि आपकी शादी तब होगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या सारी शादियां सक्सेसफुल होती हैं उसमें? मतलब डिवोर्स वगैरह, रिलेशनशिप खराब नहीं होती उसके अंदर? क्योंकि बहुत सारे केसेस मैंने भी स्टडी किए हैं, तो बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ कि वो भी सक्सेसफुल नहीं रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए, मैच मेकिंग के बाद भी जब डिवोर्स या कुछ हो जाता है तो जनरली हम ये कहते हैं हमने तो मिलवाया था और हुआ नहीं। लेकिन सिर्फ मैच मेकिंग एक पैरामीटर नहीं होता है कि आप देख लो कि 28 गुण मिल गए और 36 गुण मिल गए तो आप शादी कर दो। टोटल कितने गुण मिलने देखिए, चाहिए? 36 गुण होते हैं और मिनिमम जो है आजकल मुझे लगता है हम्म, कि 20 भी मिल जाए तो बहुत है। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ कोई मेजर दोष ना हो उस कुंडली में। कुंडली दोष इंडिविजुअल, लाइक? जैसे एक गुण मिलना अलग बात होती ठीक है है। कि हमारा साथ में कैसा है और वो सारी चीजें, आगे बच्चे होंगे कि नहीं, हमारा नेचर कैसा है, फैमिली के लिए हम कैसे रहेंगे, हमारे में प्यार रहेगा कि नहीं, ये सारी अलग चीजें होती हैं जो गुण मिलान में होती हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु का दोष है, शनि का दोष है, मंगल का दोष है, जनरली सिर्फ अगर मैं बोलूँ तो आजकल मांगलिक है कि नहीं ये मैच किया जाता है। मांगलिक क्लियर करिए प्लीज। मांगलिक, जैसे आपने सुना होगा कि मंगल, जैसे ओके। ऐश्वर्या राय का मंगल था तो हम्म। उन्होंने पहले मंगल की पूजा की, उसके बाद शादी किया। ठीक है, तो ऐसे ही मांगलिक जो दोष होते हैं इसके मिलान करते हैं कि अगर लड़का लड़की दोनों मांगलिक हैं तो शादी अच्छी चलेगी। लेकिन आप सोचो कि मंगल के अलावा भी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जहां हमें ये भी देखना चाहिए कि राहु का दोष तो नहीं है, शनि का दोष तो नहीं है। क्योंकि अगर राहु का दोष है मांगलिक होने पे ये होता है कि हाँ, लाइफ थ्रेटनिंग होती है या फिर हस्बैंड या वाइफ के फैमिलीज में नहीं बनते या आपस में नहीं बनते। लेकिन अगर राहु का कोई दोष है तो वो सीधा डिवोर्स तक जाता है। ओके। और इसके अलावा शनि का दोष है तो वहाँ सेपरेशन हो जाते हैं, डिवोर्स नहीं हो पाता, सेपरेशन चलते रहते हैं काफी लंबे समय तक। तो ये सारा चीज भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों की कुंडली में तो ऐसा योग नहीं है। अगर मैं रेट की बात करूं, सक्सेसफुल रेट की या एक्यूरेसी रेट की, कितना परसेंट होता होगा मैम? देखिए, अगर मैरिज को जिस तरीके से मैंने बताया मैच मेकिंग करें, साथ में उनके इंडिविजुअल चार्ट्स के ग्रहों को देखकर मैच करें, एक में कोई चीज खराब है तो दूसरे में नहीं होना चाहिए, और बृहस्पति दोनों का अगर अच्छा है, नहीं तो एक भी पार्टनर का अच्छा है, ठीक है, और मैरिज वाले हाउस को सपोर्ट कर रहा है तो डिवोर्स नहीं होता है। और एक्यूरेसी का बात करूं तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर हम देखें तो 80 to 85% मैरिजेस को हम सेव कर सकते हैं। ओके। जी।
सब डिप्रेशन को लेकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं और वो लोग अलग अलग तरह के लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं कि मेरा डिप्रेशन कैसे कम हो, ख़त्म कैसे हो। तो लाइफ कोच के पास, एस्ट्रोलॉजी के पास भी जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास। तो जी हाँ। कैसे एस्ट्रोलॉजी में कैसे वर्क करता है वो चीज़ कि हाँ डिप्रेशन जो पर्सन है वो ख़त्म हो जाएगी उसकी। देखिए, डिप्रेशन की बात मैं करूं तो डिप्रेशन होता क्यों है एस्ट्रोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी में जो कॉम्बिनेशन होता है डिप्रेशन का, वो 3 कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक, जैसे मैंने बताया, चंद्रमा का हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, मन मस्तिष्क पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे चंद्रमा का होता है। हम्म। और जहाँ मन डिस्टर्ब है तो दिमाग अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा अगर किसी की कुंडली में खराब है, नीच का बैठा है, ग्रहण में बैठा है, या शनि या राहु के साथ योग करके बैठा है, तो वहां पर डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन अगर बुध भी खराब है, क्योंकि बुध हमें डायरेक्ट ब्रेन को इंडिकेट करता है, और साथ में बुध भी नीच का है, बुध खराब है, या फिर बुध की युति राहु के साथ है, ठीक है, तो आप डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हो। दूसरा, तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आपका विल पावर कैसा है डिप्रेशन के लिए। तो हमारा जो विल पावर होता है वो मंगल से इंडिकेट होता है। अगर हमारा मंगल भी नीच का है और साथ में ये सारे योग हैं, तो वैसा बंदा तो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है और बहुत लंबे समय तक रहता है। लेकिन वो कितना जल्दी रिकवर कर जाएगा वो उसका मंगल बताता है। अगर उसका मंगल अच्छा है या उसकी कोई दशा अच्छी आने वाली है तो वो रिकवर भी कर जाता है। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए रेमेडी, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जो भी अगर ऐसा फील होता है कि कोई डिप्रेशन में जा रहा है या जा चुका है, तो सबसे पहले तो उसके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मंगल को अच्छा करना चाहिए। मंगल को अच्छा करने के लिए आपने क्या करना चाहिए, जैसे हमारे घर में पहले भी था कि हर पूर्णिमा में पूजा होती थी और मौली हम पहनते थे। लाल कलर का धागा जो होता है उसे मौली कहते हैं, और वो हम हमारे घर में सभी पहनते थे, बच्चे से लेके बड़े बड़े। तक, है ना। और महीने में एक बार पूर्णिमा में एक कथा जरूर होती थी घर पे। तो ये सारी चीजों से मंगल अच्छा होता था। तो सबसे पहला है जो आप मंगल का एक लाल कपड़ा, या फिर लाल कपड़ा ज्यादा पहने, या फिर लाल रंग का मौली जो होता है उसे हाथ में बांधे। इसके साथ साथ लाल चीजों का, जो लाल वस्तुएं होती हैं, कुछ भी फ्रूट्स है, फल है, उसे मंदिर में जाके दे के आना स्टार्ट करें। इसके साथ मंगल को अच्छा करने के लिए शहद खाना स्टार्ट करें। डेली सुबह उठे और खाली पेट में आपने शहद लेना है, तो इससे आपकी व्हील पावर थोड़ी सी स्ट्रांग होने लगेगी। और जो डिप्रेशन में है उनको सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए। एक्सरसाइज, जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं आपके बॉडी का ब्लड फ्लो बनता है, और ब्लड जो होता है वो मंगल होता है ना। आपके अंदर एनर्जी आने लगती है। लेकिन वो एनर्जी कैसे बिहेव करेगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना, उसको ठीक करने के लिए हमें बुध को अच्छा करना चाहिए। बुध को अच्छा करने के लिए क्या करना है आपने, नॉर्मल है, अगर घर में मूंग होते हैं, हरा मूंग को थोड़ा सा फुलाएं और चिड़ियों को दाना डाल दें सुबह में, इससे भी जो है बुध अच्छा होता है। साथ में आप हरे रंग का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके आसपास, या फिर कोई आप रुमाली हरा रखें या टी शर्ट हरा पहन लें, उससे थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। साथ साथ आपको चंद्रमा को अच्छा करने का जरूरत है, जो बहुत ही अच्छी रेमेडी है वो बताऊंगी आपको। महीने में एक दिन कोशिश करें कि आप गंगा में स्नान करें। जी हाँ, गंगा में पूर्णिमा या अमावस्या के दिन अगर आप स्नान करते हैं तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा हमारे मन का मालिक है, और अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करूं तो नदियों को चंद्रमा का अधिपत्य दिया गया है। ठीक है, क्योंकि नदियां क्या होती हैं, बहती हैं, वैसे ही बहती हैं जैसी हमारी सोच बहती है ना। तो और हमारे अंदर का जो वाटर एलिमेंट है वो भी चंद्रमा ही है। तो जब आप ऐसे जगह पे जाते हो जहां पर वो शुद्ध हो जाती है ना, आप जाओ, आप डुबकी लगाकर देखो और बताओ कि आपका डिप्रेशन खत्म हुआ कि नहीं। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर एक फीलिंग आने लगती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी का महत्व है। जो कुंभ में नहाते थे पहले, या आज भी है, कि भाई कोई भी ग्रहण है या भी कोई भी ऐसी स्पेशल दिन आते हैं तो लोग कहते हैं गंगा स्नान करो, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। और डिप्रेशन का सबसे अच्छा इलाज है गंगा स्नान करना, और ये सब साथ में आप करें। जिसके